हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 11th के लिए तो एनसीईआरटी चालू कर दिया। फिर हमारे कई बच्चे हमसे कहते रहे कि सर 11th क्लास के वीडियोस आ रहे हैं, बोर्ड क्लास के क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी गर्मी की छुट्टियों में 11th वाले कहाँ पढ़ रहे होंगे? तो भाई एक नन्ही सी जान कितने कितने काम करे। पर फिर भी आप लोगों के लिए आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th। जैसा कि वादा था एनसीईआरटी के कंप्लीट सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज से क्लास 10th शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज हम चैप्टर चालू करने के साथ साथ पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज करने की बजाय हम चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा ये चैप्टर के इंट्रो का वीडियो रहेगा, चैप्टर को पूरी तरह से समझाने का वीडियो रहेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दी अदर एक्सरसाइजेस एज वेल एज इन योर फ्यूचर क्लासेस ऑल्सो। तो 10th क्लास के बच्चों ध्यान दीजिए। हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला टॉपिक है, समझने वाली चीजें हैं बेटा। आप लोग कहेंगे कि सर मैथ्स में भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी नहीं है भाई, हम जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं उन चीजों को समझ रहे हैं। और बाकी अगर थ्योरी हो भी तो क्या बुराई है पढ़ने में। चलिए, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, तो अपन समझ लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कहलाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers। कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं सर ये रैशनल एंड इरेशनल नंबर? समझाऊंगा अभी मैं। फिलहाल के लिए समझ लो कि नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं दो टाइप के, रैशनल और इरेशनल। थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी डिटेल में और जाएंगे। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि अपॉन में लिख सकते हो, हिंदी में कहें तो बटे में लिख सकते हो। 1/2, 3/4, 5/9, आप इस तरह से अगर लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। चाहे वो अंडर रूट वाले नंबर हो, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं डेसिमल में, या डेसिमल में आपको कॉन्टिन्यूसली गोइंग वाला नंबर मिल जाए जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर सबको अगर इकट्ठा रख दिया जाए, तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। जैसे कि मैंने कहा -5, -3, 0, 1, √2, ये एक इरेशनल नंबर है। अभी तक मैंने रैशनल नंबर्स लिखे थे, √2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है सर? क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये चलता रहता है। ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये इज नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। या फिर आपके सामने कोई नंबर जैसे अपन 1/3 करते हैं, और अगर उसको डेसिमल में निकालने जाए 1/3 को, तो क्या आता है? 0.3333333। इसको कभी आप एंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये इरेशनल नंबर है, ये और ये इरेशनल नंबर है। और जितने भी मैंने बाकी के लिखे थे ये सब रैशनल नंबर है। इन सभी को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो ये कहलाएंगे आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कंपाइलेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई, लेकिन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? वो बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ी, तो हम आपको रैशनल नंबर्स भी बताते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन। समझना बात को, डेफिनेशन सब कुछ बता देती है। डेफिनेशन याद नहीं करना, इट इज मैथमेटिक्स। डेफिनेशन को समझो, बात खत्म हो जाएगी। द, क्या बोला था मैंने? द नंबर्स which can be written as P upon Q। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के, हमेशा Q स्मॉल वाला इस्तेमाल किया जाता है तो मैं भी स्मॉल लिख देता हूँ। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जहां पर P और Q जो है, जहां पर P एंड Q क्या है? ये रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स है। P and Q आर रियल नंबर्स, बट एक रियल नंबर नहीं, सॉरी, P and Q आर इंटीजर्स। सर
एक चीज समझाने के लिए दूसरा वर्ड आया, दूसरे को समझाने के लिए ये पता नहीं क्या है, तो इसको भी समझाएंगे आगे जाकर। फिलहाल के लिए इंटीजर्स में समझा देता हूं आपको, पी एंड क्यू एंड इंटीजर्स एज वेल एज जो Q है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। पहले इस बात को समझते हैं, Q जीरो के इक्वल टू में क्यों नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3 और उसके अपॉन में मैं जीरो कर देता हूं, तो अगर मैं छोटे बच्चों की तरह जीरो से उसको डिवाइड करने जाऊं तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं जीरो से कभी भी 3 को डिवाइड कर सकूंगा? नहीं सर। मैं इधर जीरो का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करूं, 9 टाइम्स भी करूं, तब भी आना जीरो ही है, वही रहेगा, कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी, मैं कुछ भी कर लूं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। दैट्स वाई अगर अपॉन में जीरो हो, दैट्स वाई अगर अपॉन में जीरो हो तो नंबर्स को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ऐसे नंबर्स जिनके अपॉन में जीरो हो या जीरो से डिवाइड किया जाए तो हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में कहा जाता है कि अपॉन के फॉर्म में तो लिखो, लेकिन अपॉन में नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल में है तो वो नंबर रैशनल छोड़ो, इरेशनल छोड़ो, रियल छोड़ो, नेचुरल छोड़ो, इंटीजर छोड़ो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन जीरो, सब कुछ छोड़ो, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। आगे जाकर चैप्टर 8 में बहुत मिलने वाला है ये। हाँ जी सर, आप इंटीजर की बात कर रहे थे। इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने कहा ऐसे नंबर्स जो होल नंबर होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6। हमें साढ़े सवा नहीं लेना है, पौने नहीं लेना है, 8.5 एक रियल नंबर, 8.5 एक इंटीजर नहीं हो सकता है। होल नंबर्स ही आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आगे चलेंगे, इंटीजर्स को और लिखेंगे। फिलहाल के लिए रैशनल नंबर आपको बात समझ में आई क्या? द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो रैशनल आपने समझा दिए, अब इरेशनल भी समझा दो। ठीक है सर, मैं आपको इरेशनल भी समझा देता हूं। इरेशनल नंबर्स, चलो नाम से इतना तो समझ में आया कि ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वो रैशनल है। जो रैशनल नहीं है वही तो रैशनल होंगे। मैंने कहा क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। आपने पूछा सर लड़के कौन है? वो तो हम पहचानते हैं, लड़कियों को कैसे पहचानेंगे? तो मैंने कहा अरे पगले, जो लड़के नहीं हैं वही तो लड़कियां हैं। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो रैशनल है, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। कैसे समझना फिर से और कर देते हैं आसान। द नंबर्स which cannot be written as p upon q। भाई जिनको p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको आप p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हो गए आपके रैशनल नंबर। तो जिनको आप p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। कंडीशन वही है, कंडीशन क्या वही है, p एंड q आपके इंटीजर्स होना चाहिए, p एंड q आपके इंटीजर्स होना चाहिए, और जो आपका q है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन p अपॉन q के फॉर्म में अगर लिख ही नहीं पा रहे हो तो इन चीजों का कोई मतलब है क्या? नहीं सर, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो नंबर्स कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। अपन एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो कर लेते हैं अपन एग्जांपल। क्या एग्जांपल ले लेते हैं अपन? अंडर रूट थ्री की डेसिमल में वैल्यू क्या होती है? 1.732। पता नहीं कहाँ तक जाती है। फिर एक और जादुई नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा, कहा? एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में, शायद क्लास 9th में भी आपको मिला होगा, जिसको पाई कहते हैं। एक इरेशनल नंबर है। क्यों नंबर है सर इरेशनल नंबर? क्योंकि सर इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग 26 डैश 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 चलती रहती है, कभी एंड होता ही नहीं है। एंड नहीं होता है तो उसको अपन डिवाइड कर ही नहीं सकते।
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर है। और जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर रूट में या ऐसे ही मिले, इरेशनल नंबर ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि सर 0.1 01 001 0001 00001 और ऐसे चलता रहा। देखो पैटर्न है, 10 फिर 20 के बाद 1, 30 के बाद 1। अब ये नंबर जाता जा रहा है, आप इसको कैसे एंड करोगे? नंबर एंड नहीं होगा तो उसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हो, तो वो एक इरेशनल नंबर है। सर जो बिठा तो दिया है आपने, उसमें लिखा हुआ था सर ये वर्ड इंटीजर्स। तो मैंने कहा था जैसे जैसे नया नया वर्ड्स मिलते जाएंगे मैं आपको पूरे पूरे समझाते जाऊंगा। क्या समझाते जाऊंगा? जैसे जैसे नया नया वर्ड्स मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं पूरे वर्ड्स को अच्छे से समझाते जाऊंगा। इंटीजर्स क्या होते हैं देखना, दी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स मतलब पूरा नंबर, ना आधे न पौना न साढ़े न सवा, मतलब 9:30 नहीं, 9:15 नहीं, 9:45 नहीं, 11:15 नहीं, पूरा नंबर 9 10 11 12। तो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। गलत जवाब, साथ में उनके नेगेटिव्स भी, एंड देयर negatives are called क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं साहब? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें पूरे नंबर्स आते हैं, पूरे नंबर्स यानी कि कंप्लीट नंबर। बार बार बोल दिया, आप नहीं बोल रहा, पूरे नंबर आना चाहिए और उनके नेगेटिव्स भी। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो क्या होगा? -3 एक कंप्लीट नंबर है यानी कि एक इंटीजर है। +4 एक कंप्लीट नंबर है, हाँ जी सर, इंटीजर है। 0.9 क्या एक कंप्लीट नंबर है? नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं होगा। यानी कि इंटीजर +9 होता या -10 होता तो चल जाता। तो मेरा ख्याल है इंटीजर्स के बारे में इतना जानना काफी है। लेकिन सर इंटीजर्स होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं साहब, दो टाइप के। पहला टाइप तो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नाम से ही आपको पता चल गया, ऐसे होल नंबर्स जो सारे के सारे पॉजिटिव्स हो, ऐसे होल नंबर जो सारे के सारे पॉजिटिव्स हो। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे? सच पॉजिटिव नंबर्स which are whole number, जो कि होल नंबर्स हो। अब ये कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर्स वो होते हैं, these numbers are, ये वो नंबर होते हैं जिनका इस्तेमाल बेसिकली used in काउंटिंग थिंग्स, चीजों को गिनने में इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि सर इस वक्त आपके पास कितने मार्कर्स हैं? 1 2 3 4, 4 मार्कर्स हैं, तो 4 काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ ना। अब मैं काउंटिंग के लिए नेगेटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा कि सर मेरे पास आज 4 मार्कर्स हैं लेकिन कल मेरे पास 10 मार्कर्स थे, 6 गुम गए, 4 बाकी हैं, तो टोटल करो सर -2 मार्कर्स है मेरे पास। अरे हट, पगले हो क्या? तो काउंटिंग के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं एग्जांपल समझा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट लिख रहा हूं, बाकी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि तुम गधे बच्चे नहीं हो। अगला सर पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, तो अगला होगा नेगेटिव इंटीजर्स, है ना? नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आपके नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में बेटा जीरो नहीं आता है, रियल नंबर में जीरो आता है। जो चैप्टर है जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, उसमें जीरो आता है, वो रियल नंबर्स होते हैं।
लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ठीक है ना। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, सर ये तो पागल बनाने वाली बात है। मैंने पूछा कैसे, तो बोले सर जो पॉजिटिव नहीं है वही तो नेगेटिव होगा। हाँ, बात कुछ कुछ कहने के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स क्यों नहीं कह सकते, मैं बता रहा हूं आपको। इसकी डेफिनेशन ही कहती है क्या, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नॉन जीरो इंटीजर्स। मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नेगेटिव इंटीजर्स आप मेरा ख्याल है समझ गए हैं, ऐसे होल नंबर्स जो नेगेटिव है, ऐसे होल नंबर्स जो नेगेटिव है वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर साथ में हम जीरो की बात कर ले, साथ में हम किस चीज की बात कर ले, जीरो भी अगर नंबर में इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये दोनों का कलेक्शन या कंपाइलेशन कहलाएगा नॉन पॉजिटिव। अगर सिर्फ मैं ऐसे इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन अगर जीरो साथ में है तो कहलाएंगे नॉन जीरो इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे, नॉन जीरो इंटीजर्स। जैसे कि जीरो, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे कि 0, -1, -3, -9, -27। बात समझ में आती है। अगला लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स। सर आपने तीनों इकट्ठे लिख दिया, अरे आलसी है भाई हम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स साहब ऐसे नंबर होते हैं, पहले लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव मैक्सिमम, मैक्सिमम काय को, मैक्सिमम एग्जैक्टली, मैक्सिमम नहीं एग्जैक्टली, मैक्सिमम में तो क्या हो जाएगा, कम भी चलेंगे। अरे क्या हो रहा है भाई, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स कौन कौन से, दैट इज वन, दैट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ। भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई नंबर हो तो जब हम उसके टुकड़े कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो वो डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो। भाई वन से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स जो या खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, यानी कि डिवाइड होना ही तो फैक्टर कहलाता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि हमारा नंबर है 2, कितने नंबर से डिवाइड हो जाता है, सर 2 से हो जाता है, नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है, और 1 से भी डिवाइड होगा सर, हाँ जी 1 से होगा। इसके अलावा होता है क्या, नहीं, तो आपका 2 एक प्राइम नंबर है। मैंने एक और नंबर ले लिया 7, 7 कितने नंबर से डिवाइड होता है, सर 1 से तो होता ही है, और खुद से भी हो जाता है, और किसी नंबर से होता है क्या, आप बोलो सर 3.5 से हो जाता है, नहीं, हम इंटीजर से डिवाइड करते हैं, हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 3.5 से डिवाइड नहीं करेंगे हम। तो 7 से दो ही नंबर से डिवाइड होता है, दो ही होल नंबर, दो ही इंटीजर से डिवाइड होता है, 1 एंड 7। एक और ले लिया सर अपन ने 39, अरे गधो ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो 3 1 3, 3 3 9, 13, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ सर, अगर आप ये कर दो तो ये अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा और 1 से होगा। हाँ, तो 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मेरे बच्चों, मेरी बात समझ में आई, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो, नंबर इटसेल्फ और 1, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में ऐसे कह लो, डिवीजन के टर्म्स में, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, ऐसे नंबर्स जिनके डिवाइड करने जाए, जिनको डिवाइड करने जाए तो या तो वो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर्स कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स हम कहते हैं नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, कितने फैक्टर्स हो, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अरे यार, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं,
मतलब प्राइम क्या था, खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, प्राइम है। अगर खुद से डिवाइड होने के बाद, 1 से भी डिवाइड होने के बाद अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर था, लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं तो ये काय से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और एज वेल एज 4 से डिवाइड हो रहा है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए ना इसके, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। 6 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 100 सर 1 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, बहुत सारे नंबर्स हैं, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए बात। मुझे पता तो चल नहीं रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो सिद्ध करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर समझ में आया। आया अच्छी बात, नहीं आया दोबारा बताएंगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स की। ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स को अपन को प्राइम्स भी बोलते हैं। को प्राइम नंबर को आप को प्राइम्स भी बोल सकते हो। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही निकले। क्या निकले? एक ही निकले। द नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। मैं लिख देता हूं, द नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम if they do not have any common factor other than 1। 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे कि सर ये तो बहुत उलझा हुआ है। नहीं उलझा हुआ है, ऐसे नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे, ऐसे नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे जिनके फैक्टर्स चेक करो और उनमें कॉमन नंबर के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिले। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 2, 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2। मैंने दूसरा नंबर लिया 3, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 निकले। डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या इन दो नंबर्स का? नहीं है सर, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल देता हूं, 5 एंड 11। 5 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5 और 11 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 11। इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर हैं दोनों के? इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों नंबर्स भी आप लोगों के लिए क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स या फिर को प्राइम्स। अब इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में तो हमने पूरा जान लिया। अब इस चैप्टर में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सर हम लोग 10th क्लास में आ गए हैं और आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं। हाँ थोड़ा फनी है, लेकिन हम एलसीएम और एचसीएफ अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे। वो क्या करते थे, हम हमें कोई नंबर दे दिया गया है तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे छोटे बच्चों की तरह करते थे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13, ये कर दिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे निकालते थे ना हम। हाँ जी सर, इसी से निकालते थे। तो अभी हमें थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। अभी हमें थोड़ा अलग तरीके से निकालना है और निकालना सिखा देंगे, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। पर पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं अभी आपको पुराने तरीके से ही याद दिला रहा हूं एलसीएम क्या होता है, फिर इस चैप्टर वाले तरीके को अपन सीखेंगे। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है मेरे पास 26 और दूसरा नंबर है मेरे पास 16, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले तो मुझे इनके प्राइम फैक्टर्स चाहिए रहेंगे, जो कि मैंने लिख लिए हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 16, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड
तो क्या हुआ सर, 26 को तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 into 13, और 16 को लिखा जा सकता है सर कैसे, 2 into 2 into 2 into 2 into कुछ नहीं, 4/2। ठीक है सर, तो एलसीएम क्या निकलेगा, देखो लीस्ट कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स जो एटलीस्ट एक में तो हो, लीस्ट का मतलब ये कम से कम एक में तो हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखने का तरीका निकालने के लिए आसान तरीका बता रहा हूं मैं, कि आप क्या करो, हमेशा सेम नंबर के नीचे सेम नंबर वाला लिखा करो। अभी एक 2 हटाया ना मैंने, इधर लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ 13 होता तो मैं 13 लिखता, नहीं था तो मैं खाली छोड़ दूंगा। एलसीएम निकालना बड़ा आसान हो जाता है ऐसे लिखने से। आप हर लाइन में से एक नंबर, लीस्ट एटलीस्ट एक नंबर निकाल लो। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो इस पूरी लाइन में से उठाया 13, यहां से भी आ गया 2, यहां से भी आया 2, एंड यहां से भी आया 2। क्या आया आपके सामने, ये जो कुछ भी नंबर आएगा मल्टीपल होकर, मल्टीप्लाई होकर, ये क्या कहलाएगा आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। 2 into 13, 13 2 जार 26, 26 2 जार 52, 52 2 जार 104, 104 2 जार 208, इसका एलसीएम क्या आएगा, 208। बढ़िया सर, अगर इन्हीं नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो इन्हीं नंबर्स का अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास 26 है एंड 16 है। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स पहले ही निकाल चुके हैं, क्या थे, 26 के थे 2 into 13, और 16 का था 4 times 2 सा 2, 4 जार 8, और फिर 16। हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। सर ये खाली जगह क्यों छोड़ी, रीजन बता चुका हूं क्यों छोड़ी, क्योंकि लाइन में अगर नंबर सेम सेम हो तो एलसीएम एचसीएफ आसान पड़ जाता है। अगर हमें अब एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ का नाम ही सब कुछ बता रहा है, क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट नंबर टाइम रिपीट हुआ है दोनों में, सिर्फ ये, और कोई सा नंबर रिपीट हुआ है दोनों में, 13 यहाँ है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, पर 2 यहाँ है, तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर, हाँ सर, वो मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो वहां पर एचसीएफ के साथ साथ उन्होंने ये जीसीडी भी लिखा था, जीसीडी, जीसीडी। सर ये जीसीडी क्या होता है, तो जीसीडी होता है सर मेरे बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। अरे सर, एलसीएम एचसीएफ तो ठीक है, जीसीडी क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। हिंदी में बोलो तो ये इसका पर्यायवाची होता है, इंग्लिश में बोलो तो ये इसका सिनोनिम होता है, और हमारी भाषा में बात करो तो एचसीएफ और जीसीडी बात एक ही है। चाहे आप मुझे सौरभ सर कह लो तब भी मैं ही हूँ, चाहे आप मुझे अवस्थी सर कह लो तब भी मैं ही हूँ, चाहे आप सौरभ अवस्थी सर बोलो तब भी मैं ही हूँ। तो वैसे जो हमने एचसीएफ निकाला वही जीसीडी है। अब उसे आप एचसीएफ बोल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो, जीसीडी बोल लो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोल लो, बात तीनों में एक ही है। पर सर ये डिविजर क्या होता है, तो ठीक है, डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर भी आपको समझा ही देते हैं आज के वीडियो में। अगला इंट्रोडक्शन में समझाने के लिए मैं जो चालू कर रहा हूं उसके पहले मेरे हाथ में कुछ चला गया। क्या लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले तो मैं ग्रीन मार्कर उठाता हूं, पता नहीं वीडियोस में ग्रीन कलर अच्छे से दिखता है कि नहीं दिखता है, पर ये जो नाम है, ये जो नाम है, ये एक बड़े मैथमेटिशियन का नाम है। इनके बारे में बच्चा लोग, आप लोग चूंकि यूट्यूब पर हो, इंटरनेट से पढ़ाई कर ही रहे हो, तो इंटरनेट से यूक्लिड के बारे में जानकारी जुटाएंगे, इनका पूरा नाम पता करेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ पता करेंगे, कौन से देश के थे और किस सन में, किस ईयर में इनका देहांत हुआ था। ये पता करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, जिससे कि मुझे पता चले कि आप ध्यान लगाकर हमारा वीडियो देख रहे हैं। चलिए, तो यूक्लिड नाम के भाई साहब थे, उन्होंने एक डिवीजन का लेमा दिया। अब ये लेमा क्या होता है सर, ये तो पता ही नहीं है हमें। बताओ, मार्कर से इंक लीक हो रही है, चलो देखते हैं उसका भी। सर ये लेमा क्या होता है,
लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट फॉर यूज्ड फॉर प्रूविंग। लेमा जो है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। एक ऐसे मैथमेटिक्स के एक ऐसे स्टेटमेंट को लेमा बोलते हैं जो कि पहले से प्रूवन है, जो कि पहले से प्रूवन है एंड यूज किया गया है, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा किसको कहते हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से सिद्ध है, पहले से प्रूवन है, जिसको पहले से हम सच्चा साबित कर चुके हैं, उसकी मदद से अगर किसी और दूसरे स्टेटमेंट को हम सच्चा अच्छा साबित करने की कोशिश करें तो ऐसा स्टेटमेंट कहलाता है लेमा। चलो लेमा बात समझ में आई। यूक्लिड आपका होमवर्क हो गया है। डिवीजन आप लोग जानते हैं, डिवाइड करना। तो सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो गया? तो यूक्लिड भाई साहब ने डिवीजन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया जिसका इस्तेमाल दूसरी चीजों को प्रूव करने के लिए करते हैं, लेमा कहा गया। क्या कहता है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो उनके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स, उनके लिए हमेशा दो यूनिक होल नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उनके बीच में ये रिलेशन बन जाए। क्या बन जाए? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। नहीं आया ना समझ में? मैं आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्या पढ़ा था? डिविडेंड, एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा था जी। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। देखना मेरी बात को समझना। ए आपका डिविडेंड है, ए आपका डिविडेंड है, मतलब ये नंबर्स अगर इस तरह से हैं, ये नंबर्स इस तरह से हैं, ए को आप डिवाइड कर रहे हो बी से, ए डिविडेंड हो गया और बी हो गया आपका डिविजर। तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? आप बी को ए से डिवाइड करोगे तो यहां जो भी आता है उसको आप क्या कहते थे? क्वोशिएंट कहते थे ना जी। तो उस क्वोशिएंट को अपन यहां पर क्यू कह रहे हैं, क्वोशिएंट क्यू। और डिवाइड करने के बाद कभी कभी आपका जो रिमाइंडर होता था, बचा हुआ मटेरियल, वो कभी कभी जीरो आता था, कभी कभी नॉन जीरो आता था, कोई नंबर आ जाता था, होल नंबर। तो वो हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। क्या समझना मेरी बात को? ए डिविडेंड है, बी डिविजर है, क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। याद रखने वाली बात क्या, कि जो आपका रिमाइंडर होगा, जो आपका रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, ना बी के बराबर होगा। बी यानी कि डिविजर, आपका जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिविजर से छोटा होगा और जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि ग्रेटर देन जीरो, या यहाँ अच्छे से नहीं लिखा था, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड स्मॉलर देन बी, जो कि आपका डिविजर है। बात मेरे ख्याल से आपको इतनी समझ में आई होगी। ये आपकी इस चैप्टर की थ्योरम 1.1 भी है, इसका प्रूफ का कोई झंझट है नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए तो अपन इतना ही। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ भाई, मत घबराओ, ये एल्गोरिदम नाम की चीज आ गई, नया वर्ड आ गया, क्या होता है? 10th क्लास की हो, मालूम है, चीजें बहुत नई नई है। ओम नमः शिवाय, एक्सक्यूज मी। चलिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, बात वही है, यूक्लिड ने डिवीजन का एक एल्गोरिदम दिया। अभी एल्गोरिदम समझना क्या है। टू फाइंड द एचसीएफ, कैसे होता है? टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स जो कि गिवन है हमें, उनका अगर एचसीएफ निकालना हो, देखो 10th क्लास में हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालने को नहीं बोलेगा वो, अगर बोलेगा भी तो साथ में कुछ और भी देगा। तो अभी फिलहाल हमें ये सीखना है कि यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन से होंगे? ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे वाले? मान लीजिए ए एंड बी है, ए एंड बी है, तो आपको
पता चल जाएगा नंबर को देखकर कि कोई नंबर बड़ा या छोटा है, कोई नंबर बड़ा है या छोटा है। जो नंबर छोटा है उससे डिवाइड दो। क्या करो? स्टेप नंबर वन क्या करो आप कि आप छोटे नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड ए बाय बी। छोटे नंबर से डिवाइड किया। क्यों करना है सर? टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालने के लिए आप डिवाइड करो। ये स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर टू इफ रिमाइंडर इज जीरो। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो आपका कोशेंट था वही HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। एक बार में निकल जाएगा, एक बार में निकल आएगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर जीरो ना आए तब क्या होगा? सर रिमाइंडर जीरो आए तो आपने कह दिया Q हो गया आपका, Q हो गया आपका क्या? HCF। अगर रिमाइंडर जीरो ना आए तो आप अप्लाई करें फिर से, अप्लाई डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा यानी कि दोबारा से वही डिवाइड करो, दोबारा से वही डिवीजन करो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्या? Q एंड R को। फिर आएगी आपकी, देखो ऐसे में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो तो मैं क्वेश्चन भी करके बताऊंगा इसका एक। और फिर आप स्टेप 3 में क्या करेंगे? कंटिन्यू द प्रोसीजर। क्या करो? कंटिन्यू द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को करते जाओ। कब तक? टिल यू गेट R इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आपको R जीरो मिलेगा तो जो भी लास्ट क्वेश्चन होगा वही आपका HCF होगा। बताता हूं मैं, एक बार नंबर्स के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर सर पहले तो हमारे दिमाग में एल्गोरिदम फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है? एल्गोरिदम फंसा हुआ है। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। देखो एल्गोरिदम क्या है? एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब स्टेप्स जो हैं रेगुलर हैं, कॉमन है, एक जैसे ही चलते रहेंगे। वेल डिफाइंड स्टेप्स which provides a procedure which provides a procedure to solve a problem। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है वो स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर कहलाता है आपका एल्गोरिदम। जैसे कि मम्मी जी को खाना बनाना है, आपको भूख लग रही है तो मम्मी जी क्या करती है? मम्मी जी का खाना बनाने का, रोटी बेलने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। डब्बे में से आटा निकालो, उसमें पानी डालो, उसका आटा गूंथो, फिर उसकी छोटी छोटी लोई बनाओ, फिर उसको बेलो, फिर उसको सेको। क्या प्रोसीजर के स्टेप बाय स्टेप चीजें अलग अलग हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती सर? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले आटा निकाला उसको सेक लिया? नहीं कर सकते ना। तो वो एक एल्गोरिदम है। क्या होता है इसमें? एल्गोरिदम क्या है? एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। हर चीज वेल डिफाइंड होगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, उससे बनेगा एक प्रोसीजर। और वो प्रोसीजर क्यों होता है? टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने का प्रोसीजर एल्गोरिदम कहलाता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में क्या हो रहा है? हमें स्टेप्स दे दी गई हैं HCF निकालने की, हमें स्टेप्स दे दी गई हैं HCF निकालने की। जैसे कि हम निकालने की कोशिश करते हैं HCF ऑफ, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं बुक में से। बुक का एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं यार हम। कहाँ गया एक्सरसाइज 1.1। बताइए कितना समय लग रहा है? हाँ 135 एंड 225, 135 एंड 225, इसका हमें HCF निकालना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहा हूं, लेकिन ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। HCF निकालना है हमें इन दो नंबर्स का। अच्छा ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये सिर्फ दो नंबर के HCF निकालने के लिए चलेगा, तीन के लिए नहीं चलेगा, चार के लिए नहीं चलेगा।
2 के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या कहता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो सबसे पहले तो पता कर लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। साहब हमारा जो नंबर है 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, हमारा बड़ा छोटा नंबर हमें मिल गया। अब क्या करेंगे सर हम? डिवाइड ए बाय बी। ए को बी से डिवाइड करो, यानी कि छोटे वाले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करो। मैंने बड़ा वाला नंबर लिखा, उसको डिवाइड किया छोटे वाले नंबर से। क्या होगा? 135। यार आप चाहो तो छोटे तरीके से कर लो, चाहे तो बड़े तरीके से कर लो। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 135 अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो 270 हो जाएगा, तो वंस में ही जाएगा। क्या आया? 135 माइनस करिए, क्या आया? 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, और ये काम खत्म। रिमाइंडर चेक करो, जीरो आया तो क्यू ही आपका एचसीएफ है। अगर नहीं आया तो अप्लाइड डिवीजन डिलेमा। नहीं आया ना जीरो, रिमाइंडर यहां होता है ना भाई, नहीं आया जीरो तो क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा मतलब डिवाइड कर दो इस चीज को, अब इसको डिवाइड कर दो। करो फिर से, 90 टू ज़र 180 हो जाएगा, यानी कि ये भी वन टाइम में ही जाएगा। क्या आएगा? माइनस करूंगा 5, 13 माइनस 9 4। आर जीरो नहीं आया तो फिर से अप्लाई करो। अच्छा ये स्टेप तब तक चलता रहेगा, क्या लिखा है? कंटिन्यू दी प्रोसीजर टिल यू गेट आर इज इक्वल्स टू जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक डिवाइड करते जाओ। नहीं आया रिमाइंडर जीरो तो 90 उठाकर आया, फिर से डिवीजन का लेमा लगाया। 45, अरे पढ़े लिखे बच्चों, 45 का 2 में इंटू करेंगे क्या आता है? रिमाइंडर आ गया आपका जीरो। हाँ जी सर जीरो आ गया, तो आपका जो ये क्वोशिएंट है वही आपका क्या हो जाएगा? एच सी एफ। मिल गया आंसर। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से जितना भी कुछ था चैप्टर नंबर 1 में समझने के लिए वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। बाकी अगर और कोई भी नई चीज आती है क्वेश्चन या एक्सरसाइज करते टाइम, तो हम उसे भी करते रहेंगे, वहीं पर और डिटेल में समझ लेंगे, जैसा कि हमने 11th क्लास वाले बच्चों के साथ किया हुआ है। अब आप लोग 10th के बच्चों से उम्मीद करता हूं मैं कि वीडियो पूरा देखा है। अगर पूरा देखा है और कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। एंड कुछ और चाहिए, कुछ और समझना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।